अच्छा शायद भी जैसे आप फखर के बारे में, ठीक है, मैं वसीम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी मैं वसीम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। वसीम, आप समझते हो कि फखर का जो नंबर है 4 नंबर, वो उसकी बैटिंग के हिसाब, जो उसका स्टाइल है, क्या वो ठीक है? उस जिस तरह सोहेल कह रहा है कि 6 ओवर के बाद उसकी बारी आती है, तो वो पोजीशन ठीक है फखर की? देखें, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा एक प्लेयर जो आपको पिक कर सकता है ना एट द मोमेंट कि ये सिंगल हैंडल में मैच जिता सकता है, उसने जिताए हुए भी हैं पास्ट में, वो फ़खर ज़मान ही है। गेम चेंजर, चाहे आप वो दुबई वाला वर्ल्ड कप यूएई वाला उठा के देख लें, उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी इनिंग्स थी। अब देखें, जो एक्स फैक्टर, या हम जो बात करें ना मैच विनर्स की, आप जिस भी टीम के अंदर देखेंगे कि नीचे कोई एक्स फैक्टर है, उसमें एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि उनके टॉप पे भी एक एक्स फैक्टर होगा। उनके दोनों ओपनर्स एक जैसे नहीं खेल रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया का है तो डेविड वार्नर है वहाँ पे, साउथ अफ्रीका है क्विंटन डिकॉक आपको नज़र आएंगे, इंडिया का है रोहित शर्मा आपको नज़र आएंगे। तो वो एक एक्स फैक्टर जब ऊपर आएगा, नीचे ऑटोमेटिकली आपके बनते हैं कि वो ऊपर वाला अगर लंबा जाता है तो वो मैच जिता देगा आपको, अगर वो लंबा नहीं जाता तो फिर नीचे वालों को खुल के खेलने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ हम फ़खर को मेरे ख्याल में नंबर 4 पे ला के, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना अच्छा आइडिया था। नंबर 3 तक फिर कुछ समझ आती थी, हालांकि उसकी जो आइडियल पोजीशन थी वो ओपन ही थी कि आपको राइट लेफ्ट का वो बनता था, एक आपका कॉम्बिनेशन भी बनता था, लेकिन सम रीज़न आपने नंबर 3 पे उनको लेके आए और उसने वहाँ पे डिलीवर किया। अब उसको एक, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बनी बनाई चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए, बाकी चीज़ें आप उसके अराउंड बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ बनाने के लिए हम जो ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ बनी हुई हम उसको तोड़ देते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि एंड पे जाके फ़खर नंबर 3 के ऊपर ही मुझे खेलते हुए नज़र आ गए हैं कि जो सूरत हाल चल रही है। तो आई थिंक इस टाइम अगर कहते हैं जी कि बेस्ट बैट्समैन आपका कौन है एट द मोमेंट टीम के अंदर, जिसकी करंट फॉर्म भी अच्छी है, वो फ़खर ज़मान ही है। आपके बाकी बैट्समैन आपके स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक हम थोड़ा सा, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, हम एक डिसीजन करते हैं तो उसके आउटकम हम नहीं सोचते कि यार दूसरे को हिलाने से उसके क्या नुकसानात होंगे। फ़खर, वी ऑल नो, इज़ अ टीम मैन। उसको आप बोलेंगे कि आप नंबर 9 पे भी खेलना है, वो खेल लेगा। लेकिन ये डिसीजन आप कर रहे हैं, तो आप जब एक तरीके से बात करेंगे ना, तो वो आपको फिर दिल की बात बताएगा कि नहीं जी, मैं 3 नंबर पे या ओपन पे यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ ना, तो कोई भी नहीं करेगा। तो आई थिंक जब ये कम्युनिकेशन जब एक तरफ से नहीं होती कि आपने इस नंबर पे खेलना है, क्या ख्याल है आपका, तो ऑब्वियसली वो कहेगा जी ठीक है जी, टीम के लिए मैं खेलूँगा। लेकिन आप एक डिफरेंट लेवल पर जब बात करते हैं, तो वो खुल के जब बात होती है, देन आपको लगता है कि यार ठीक है, ही इज़ कन्विंस्ड। बट आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द टीम, फ़खर अगर नंबर 3 के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, ओपन छेड़ ली, नंबर 3 छेड़ लिया, आपको रिजल्ट्स उसके नहीं मिले, आपके जो प्रॉब्लम थे वो उधर के उधर ही है। और फ़खर, नो डाउट, हमारा एक बैट्समैन अगर मुझे भी आंखें बंद करके पिक करना होना चाहिए कि इनमें से कौन आपको अकेला मैच जिता सकता है, प्रेशर मैच, हमेशा फ़खर का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, कोई बड़ा मैच वर्ल्ड कप का होगा, प्रेशर मैच होगा, ही विल स्टैंड आउट, वो आके आपको मैच बदल के देगा। तो आई थिंक फ़खर के अराउंड चीज़ें चलनी चाहिए, फ़खर को नहीं छेड़ना चाहिए, फ़खर के इर्द गिर्द चलने चाहिए। शायद भाई, आपका क्या ख्याल है? जैसे जो अभी आपने फ़खर के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात की है, वसीम साहब का ये मानना है कि उसको ऊपर नंबर 3 पर खेले तो ज़्यादा बेहतर है। आपके ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए किस नंबर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है? फखर या तो ओपनर या नंबर 3, उसको सर्कल में जितना यूटिलाइज किया जाए ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं समझ आता तो फिर उसके बाद उसका नंबर फिर 6 नंबर ही बनता है, कि जहां पे आपके पास लाइसेंस हो कि आपने हर बॉल जाके मारनी है। लेकिन क्योंकि मसला था ओपनरों का, तो ओपन में फिर आपके पास फ़खर अच्छी चॉइस है। नंबर 3 पे बाबर या रिजवान खेल सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए आपको कि अगर खुदा ना खास्ता जल्दी आप गैम्बलिंग करते हो ना, आप चांस लेते हो, अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो आपके पास एक, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर या पूरा एक प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन जो कि सिचुएशन को रीड करके एंड देन वो गेम को आगे लेके चल सकता है। तो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं जो कि गेम को चेंज कर देते हैं शुरू के 6 ओवर में आपके लिए, या जो प्रेशर होता है नए बॉल का वो कम करने के लिए, आपको एक ऐसा, मैं तो कहूंगा कि पागल टाइप का बैट्समैन आपको ऊपर चाहिए होता है। तो वसीम, आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? क्या साइम को चांस मिलना चाहिए?
देखें, एक तो इसमें अब एकदम से मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चेंजेस वो करेंगे। दूसरा देखें, आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पे डिस्कशन यही जारी, ओपन कौन करे, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो दैट शोज़ कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं हमारी 2-4 महीने 6 महीने पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए बड़े इवेंट से पहले, वो नहीं हो पाई हैं। तो ये कम्बिनेशन चल रहा होता ना, तो आपको भी पता है कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी है, कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा आएगा या एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा आएगा, बस एक आध चेंज पे डिबेट हो रही होती है। अभी तो अनफॉर्चुनेटली पूरे कंपोजिशन के ऊपर हो रही है जी, कि किसने ओपन करनी है, बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा हमारा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आई थिंक ओपन जैसे लास्ट मैच में जो एक इंडिया दिया गया था, एक वो कि एक इंडिकेशन जो हुई थी कि बाबर रिजवान वापस आते हुए नज़र आ रही हैं ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। लेकिन अगर आई थिंक अगर साइम खेलते हैं तो ऑब्वियसली इनमें से एक किसी को फिर तो अपनी जगह छोड़नी होगी, क्योंकि साइम अभी नीचे खेलते हुए मुझे उस तरह नज़र नहीं आते हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने देखा वो ना बेस्ट इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं जी कि फ़खर का बेस्ट यूजेज कहाँ पे है, तो वो तो डेफिनेटली नंबर पहले 3 के अंदर है, चाहे वो ओपन करे या फिर वो नंबर 3 पे आए। उसमें जो चेंज मतलब बाबर अगर 3 पे खेल सकते हैं तो शायद फिर नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, कंसिडरिंग कि पिच कैसी है, सिचुएशन कैसी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। आई एम श्योर कि अभी तक उनके अभी भी शायद ये डिस्कशन चल रही हो। अगर रात को वैसे तो अमूमन एक दिन पहले आप टीम बना लेते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर और साइम और रिजवान ये 3 मुझे खेलते हुए ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं टीम में इसलिए डालूंगा साइम को कि आपको स्पिन का आप ऑप्शन अपनी टीम में डाल रहे हैं या फिर आप समझते हैं कि ये प्लेइंग 11 में हो सकते हैं पाकिस्तान की? देखें, प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है वो खिलाएंगे, उसमें मुझे साइम नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनके ऊपर जाएंगे। लेकिन मेरी अगर मैं पूरी टीम की थोड़ी सी बात करता हूँ कि साइम आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो। सिर्फ हम इस मैच का ना सोचें, हम इंडिया के मैच का सोचें कि मैं नहीं चाहता कि इस मैच में आप एक टीम खिलाएं और अगले मैच में आपको 2 चेंजेस करनी पड़े बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। और ये ठीक है, इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इतना बड़ा मैच नहीं है कि आप इसमें एक आध चीज़ अगले मैच की सोच के ना करें, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर है, चाहे वो आपकी टीम का कंपोजिशन है। तो मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर्स हमारे खेलने चाहिए हर हाल में इस मैच में, क्योंकि अगले मैच में तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्योंकि नहीं खेलते इंडिया के अगेंस्ट उस सरफेस के ऊपर 4 फास्ट बॉलर, तो आप अपने 20-30% चांसेस जीत के वैसे ही आप नीचे ले आते हैं। तो अगर आपने वहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलानी है, आपको 100% आज के मैच में भी 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए। फिर साइम की एंट्री हो जाती है कि आपका छठा ऑप्शन बन जाता है, इफ्तिखार भी आपके पास मौजूद है। तो टीम का जो प्लान देख रहा हूँ वो इस तरह होना चाहिए। बट जो मुझे लग रहा है कंडीशंस को देखते हुए, जो हम माइंडसेट की बात कर रहे थे ना कि अमेरिका हम इनसे ना हार जाएँ, तो शायद ये 3 फास्ट बॉलरों पे जाएंगे और अगले मैच के अंदर फिर आपको चेंजेस नज़र आएंगी टीम के लिए, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा मेरे ख्याल में। अच्छा साइन नहीं है। एक आपको ये जहन में सोच में पुख्तगी के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या आपको फ़िज़िकली उतना ही ज़्यादा फिट होना पड़ता है? फिर क्या आपको मेंटली उतना ही स्मार्ट होना पड़ता है? ये फ़िज़िकल फिटनेस इसमें कितना अहम किरदार अदा करती है? और ये जो तसलसल है फ़ैसलों में नाकामियों के साथ, या फिर जो आपने प्रोग्रेसिव सोच की बात की है, उसमें फ़िज़िकल फिटनेस कितना अहम किरदार अदा करती है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर अमाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो एक सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो सोच में पुख्तगी है, ये फ़िज़िकल फिटनेस पे ये कितना अहम किरदार अदा करती है? और दूसरा, ये जो आप बिग मैच में जाते हैं, बड़े मैचेस में, वहाँ पर अगर आप दबाव का शिकार होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ता है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ? बिल्कुल जी, देखें फिज़िकल फिटनेस का जो सबसे एक पार्ट एंड पार्सल है उसके साथ वो मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, और मेंटल फिटनेस है। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो ख़ासतौर पे बड़े मैचेस का जो आप प्रेशर कह रहे हैं, वो ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो होते हैं वो लेने से कई बार घबराते भी हैं, और कई बार उनको पता भी नहीं होता कि प्रेशर लेने का तरीका क्या है। अब तो इस वक्त साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। आप ये बाकी स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं, आप टेनिस में देख सकते हैं, रॉजर फेडरर की बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद आप क्रिकेटर्स में अगर देखें तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिस तरह इंग्लैंड के जेमी एंडरसन हैं, 42 इयर्स के हैं, फास्ट बॉलर हैं, और अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन 8 से 10 ओवर करते हैं। तो ये सारी मेंटल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी एज को डिफाई किया है, जिस वजह से इन लोगों ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि दे गो हैंड इन हैंड विद द फिजिकल फिटनेस।
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट में मेंटल स्ट्रेंथ पे कुछ एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो डेफिनेटली उनको प्रिपेयर करती होगी, क्योंकि प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़ी गेम से पहले। क्योंकि अगर आप पहले से ही आपका इफ़ योर हेड्स आर डाउन तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप जाके परफॉर्म कर सकेंगे। तो आपका मूड एलिवेटेड होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं आजकल जिसमें इस तरह की चीज़ें करके प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है ताकि वो जाके फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकें।